नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। सीसी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में आपका अभिनंदन स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी का अध्ययन करने से पहले बायोलॉजी विषय के बारे में जानना आवश्यक है। बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन वैज्ञानिकों ने की, नामकरण किसने किया, शब्द किसने दिया, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में बायोलॉजी के दो शब्द हैं, यानी ये दो शब्दों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। पहला हमारे पास शब्द है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग का अर्थ होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। बायो का अर्थ होता है लिविंग, लिविंग का अर्थ होता है सजीव। दूसरा हमारे पास शब्द है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी का अर्थ होता है का अध्ययन। क्या होता है? का अध्ययन। का अध्ययन। अब सीधी सी बात है, बायो का मतलब लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव, लॉजी का मतलब है टू स्टडी। अब हम दोनों को मिलाकर क्या करते हैं? सजीव और का अध्ययन। तो क्या हो गया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन। ठीक है, समझ गए? बायो लिविंग, सजीव, लॉजी टू स्टडी यानी का अध्ययन। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? जीवों का अध्ययन। अब यहां पर परिभाषा है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का मतलब सीधी सी बात होगी जीवों का अध्ययन। मैं यहां परिभाषा बोल रहा हूं, आप लिखो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की, वर्गीकी व अन्य जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द के बारे में सर्वप्रथम किसने अपना मत दिया था, यानी इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लेमार्क। यानी बायोलॉजी शब्द दिया था, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क ने। लेमार्क के साथ दूसरा जो वैज्ञानिक था उसका नाम था ट्रेविनियस। इन दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया? 1802 में।
ठीक है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने किया। कब किया? 1802 में। ठीक है। अब इसके पश्चात क्या हुआ? कार्ल लीनियस ये टैक्सोनॉमी का जनक है, वर्गीकी। कार्ल लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बेबेलिया थिका बोटेनिका। ये बुक लिखी थी। इस बुक में इन्होंने जीव विज्ञान को यानी बायोलॉजी को जीव विज्ञान के रूप में लिखा। ठीक है। कार्ल लीनियस टैक्सोनॉमी का जनक है। बेबेलिया थिका बोटेनिका पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने जीव विज्ञान के रूप में लिखा। ठीक है। यानी बायोलॉजी को क्या नाम दे दिया इसने? जीव विज्ञान। और जिस भाषा में लिखा था वो कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा। अब यहां पर हम सजीव के बारे में, जैसे हमने पढ़ा कि लिविंग का मतलब होता है सजीव, तो यहां पर हम इस सजीव के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि जीव क्या होता है, तभी तो हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे। नहीं हमें क्या पता कि जीव क्या है और जीव विज्ञान क्या है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सजीव के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? सजीव के लक्षण। ठीक है। अब सजीव के लक्षण में अनेक लक्षण है इसके, ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पढ़ेंगे हम यहाँ। पहला इसका जो लक्षण है वो है श्वसन। कौन सा है? श्वसन यानी रेस्पिरेशन। अब श्वसन के बारे में आपको बताऊं, श्वसन क्या होता है। कोई भी प्राणी होता है, यदि वो सजीव संरचना है तो उसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन क्रिया में कोई भी जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो या कोई जीव जंतु हो या कोई अन्य सूक्ष्म जीव हो, सभी में श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन गैस ली जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस ली जाती है। और बाहर कौन सी निकाली जाती है? CO2। CO2 गैस का क्या होता है? निष्कासन होता है। CO2 गैस क्या होता है? निष्कासन। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कभी इससे पूछा जाता है बच्चों से कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि पादप श्वसन क्रिया में CO2 गैस लेते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है ना। श्वसन क्रिया करने वाला कोई भी प्राणी है, जीव है, पादप है, वो कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस लेता है और CO2 गैस बाहर निकालता है। ठीक है। इसके पश्चात सजीवों का दूसरा लक्षण है जो है पोषण। क्या है? पोषण यानी भोजन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? भोजन, न्यूट्रिशन। भोजन करते हैं। भोजन का मतलब हो गया, कोई भी प्राणी होता है उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है ना, खनिज लवण होते हैं। ये सब किस में आते हैं? पोषण में। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है, इनके बारे में हम सब में के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट आता है पाचन। क्या आता है? पाचन। पाचन के बारे में हम कक्षा 12 की बायोलॉजी में लेसन संख्या 22 में पढ़ेंगे इससे विस्तार, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ पाचन क्या होता है।
डाइजेशन। पाचन का मतलब होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा सरल एवं अवशोषण होने वाले पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है? पाचन। एक बार फिर बोल रहा हूं, पाचन किसे कहते हैं? वैसे हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन बता रहा हूं, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है? पाचन। ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट आता है जीव सजीवों में लक्षण का है, वह है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या होता है? जीव में उपापचयी क्रिया होती है। उपापचयी क्रिया संपन्न होने के पश्चात क्या होता है? उनमें उत्सर्जनी पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्सर्जनी पदार्थ। उन उत्सर्जनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। इसके बारे में भी अलग अध्ययन करेंगे। पांचवा सजीवों का लक्षण है मुख्य, वह है जनन। क्या है? जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ठीक है। जनन क्या होता है अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये है, जनन का मतलब हो गया कोई भी सजीव होता है वो प्रकृति में क्या करता है? अपने समान संतान उत्पन्न करता है। क्या करता है? अपने समान संतान उत्पन्न करता है। और अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है जिसका नाम है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। लक्षण है वृद्धि, ग्रोथ। ये भी सजीवों का क्या है? लक्षण। ठीक है। तो सजीव के मुख्य लक्षण क्या हो गए? श्वसन करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, पाचन की क्रिया करते हैं, उत्सर्जन क्रिया करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं और वृद्धि करते हैं। ठीक है। ये सारी क्रियाएं जिसमें होती हैं वो संरचना क्या कहलाती है? सजीव। और जिसमें ये सारी क्रियाएं अनुपस्थित होती हैं वो क्या कहलाता है? निर्जीव। ठीक है। जैसे हम तुलना करें, एक टेबल कुर्सी है मान लेना, हमारे पास टीवी है घर में, तो टीवी की अगर तुलना हम कुर्सी टेबल से करते हैं दोनों से तो सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या है? निर्जीव है। लेकिन हम अपने खुद से करते हैं, मानव से करते हैं, मान लें अपने से करते हैं, तो दोनों में क्या होती है? विभिन्नता आती है। उस विभिन्नता के अंतर से क्या पता चलता है? हमें सजीव और निर्जीव का पता चलता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मुख्य में एक बार बात रिपीट कर रहा हूँ, बायोलॉजी किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी यानी का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। अब मैंने यहां लगा दिया है सजीवों का अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। फिर मैंने परिभाषा बता दिया आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं? सजीवों की संरचना, कार्य की, वर्ग की व अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब लेमार्क और ट्रेविनेस ने तो क्या किया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे, एक बात बता दूं मैं कि इस बायोलॉजी का जनक कौन है? क्या? बायोलॉजी का जनक, तो इसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी का क्या कहते हैं? जनक। ठीक है। बायोलॉजी की मुख्य दो शाखा है। कितनी शाखा है? दो। प्रमुख शाखा कितनी है? दो। मैं यहां मिटा देता हूं एक बार। जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाओं में दो शाखा आती है। मुख्य शाखा वैसे खूब सारी होती है, जिनके आगे लॉजी लगा होता है, वो जीव विज्ञान की क्या होती है? शाखा होती है। अभी मैं आपको परिभाषा बनाना सिखा दूंगा सबकी। जीव विज्ञान की शाखा तो पहली आती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति
विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं? बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। अब देखो नाम से पता चल रहा है वनस्पति विज्ञान, यानी पादप आ गया। यहां पर क्या आ गया? पादप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पादप यानी प्लांट। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहलाती है। ठीक है, पादपों का अध्ययन। अब इस वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? यह है यहां पर ध्यान देने योग्य बात। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक तो इस अरस्तु का शिष्य है। अरस्तु का शिष्य का नाम है थियोफ्रास्ट। क्या है? यहां लिखो जनक। किसका है? वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वनस्पति विज्ञान का क्या है हमारे पास? जनक। तो कौन आ गया? थियो फ्रास्ट। ठीक है, ये जनक है। किसका शिष्य है ये? अरस्तु का। अरस्तु का एक शिष्य और था, इसके बारे में बता दूं, सिकंदर महान का नाम सुना होगा। वो सिकंदर महान अरस्तु का ही शिष्य था। ठीक है, तो ये जनक हो गया। ये हो गया। दूसरी हमारी शाखा आती है किसकी? जीव विज्ञान की। दूसरा शाखा है वन यानी प्राणी विज्ञान। कौन सी है? प्राणी विज्ञान। इस प्राणी विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। इसका तीसरा नाम यदि बताया जाए तो इसे क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है, ये जंतु विज्ञान। अब देखो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब पेड़ पौधे अलग हट गए तो जो बच गए वो क्या है? जंतु है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन हो गया? जीव जंतुओं का। ठीक है, तो जंतुओं के अध्ययन को या प्राणियों का क्या किया जाता है? प्राणी या जंतुओं का क्या कहलाता है? अध्ययन। ये अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या कहलाती है? प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। अब इस जूलॉजी का जनक कौन है? कौन है? अब जूलॉजी का जनक है अरस्तु। देखो मैं एक बात बता दूं, ध्यान देने की बात यह है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों में से महत्वपूर्ण विषय है वो कौन सा है? प्राणी विज्ञान है। ठीक है, तो इस प्राणी विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्राणी विज्ञान का जनक है वो कौन है? अरस्तु। कौन है? जनक। ये इसका जनक हो गया अरस्तु। ठीक है, अब इस अरस्तु के बारे में हम देखते हैं तो 3 विषयों का क्या है? जनक है। पहला है बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, दूसरा है प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, और ये अरस्तु है, ये एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान का क्या है हमारे पास? जनक है। भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान का जनक भी कौन है हमारे पास? अरस्तु है। अब मैं तुम्हें विज्ञान की परिभाषा बनाना बता रहा हूं, जो ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो सीधी सी बात यह कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसका अध्ययन किया जाता है उसे उसकी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसकी विज्ञान कहा जाता है। जैसे मैं यह बताऊं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति या पादपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? प्राणी विज्ञान। जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान कहलाती है। जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? उत्तक विज्ञान कहलाती है। जिसमें भ्रूण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? भ्रूण विज्ञान कहलाती है। तो सबका जिसमें जिसका अध्ययन किया उसे क्या बोलते हैं? उसकी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। जनक हो गया अरस्तु, किस किस का जनक है? बायोलॉजी का है, जंतु विज्ञान का है और भ्रूण विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु है। ये इसके लक्षण हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका था बेसिक। अब यहाँ पर हम कक्षा 12 का जो लेसन फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो लेसन है, मैं यहाँ से चालू करता हूँ, जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। वैसे आवर्तबीजी पादपों में जनन है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ेंगे जीवों में जनन।
जीव में जन्म, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जीव में जन्म, देखो जीव अलग है और जंतु अलग है, ठीक है। जीव में क्या आ गए, पेड़ पौधे, सभी सजीव संरचना आ गई जीव में, लेकिन जंतु में कौन आए, प्राणी आए। तो यहां पर मैं परिभाषा बता रहा हूं, जीव में जन्म क्या होता है। सजीवों के द्वारा, मैं यहां बोर्ड पर लिख दूं या वैसे आप सुन लो, सजीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन की क्रिया। क्या बोलते हैं, जनन की क्रिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सजीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कोई भी प्राणी होता है वो प्रकृति में क्या करता है, अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है, और संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन या जनन कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आती, इसमें मैं उदाहरण बता दूं, जैसे अपने समान का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे बिल्ली है वो अपने समान ही क्या करती है, संतान उत्पन्न करती है। मानव है वो भी अपने समान ही क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। ये सब अपने समान, गाय होती है, ठीक है, भैंस होती है, इनमें अपने समान ही क्या होता है, संतान उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। ऐसे नहीं कि हमारी भैंस है, उस भैंस की बछड़ा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा प्रकृति में कभी नहीं होता है, ठीक है। यानी अपने समान ही क्या करेगा, संतान उत्पन्न करता है। अब दूसरी बात आती है कि जीव जनन क्यों करते हैं, क्या कारण है कि जीवों को प्रजनन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर है जीव, पर्सन नहीं है, जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी प्राणी होता है वो ये चाहता है कि प्रकृति में मेरी भी जाति का अस्तित्व बना रहे। क्या चाहते हैं, हर प्राणी ये चाहता है कि प्रकृति में मेरी जाति का अस्तित्व भी बना रहे, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो गया कि प्रकृति में जीव होते हैं वो अपनी जाति को अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो क्या हो गया, जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं किसी के एक संतान होती है, एक ही लड़का होता है, और वो किसी दुर्घटना में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लग जाते हैं कि उसके तो घर का चिराग ही क्या हो गया, बुझ गया, बिको तो वंश ही काहे वो बंद हो। तो ये कारण इसका, ठीक है। तो जीव जनन क्यों करते हैं, प्रकृति में अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, ठीक है। अगला आता है जीवन अवधि। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, जो है जीवन अवधि। अब देखो जीवन अवधि शब्द सीधी सी बात है, जीवन अवधि, इसको ध्यान सुनना, ये एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा। जीवन अवधि, ठीक है। कोई भी जीव है जन्म से लेकर, कोई भी जीव है उसकी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु होने तक की जो अवधि होती है उसे क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। जैसे मानना ये किसी जीव का क्या हुआ, यहाँ पर जन्म हुआ, ठीक है, फिर ये अपनी सारी प्रक्रिया करता हुआ यहाँ पर क्या हो गया, प्राकृतिक मृत्यु को क्या हो गया, प्राप्त। इस प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होना क्या कहलाता है, जीवन अवधि। क्या कहलाता है, जीवन अवधि, ठीक है, समझ गए होंगे। जीव में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु होने की अवधि या प्रकृति होती है, उसको क्या बोलते हैं, जीवन अवधि, ठीक है। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं यहाँ बता दूं तुम्हें, हमारे यहाँ कौवा होता है, मान लेना क्या होता है, कौवा। उस कौवे की आयु होती है 15 से लेकर 20 वर्ष, ठीक है। इसका आकार देखा होगा आपने। दूसरा हमारे पास होता है तोता होता है, या फेवरेट बोलते हैं इंग्लिश में उसे, इस
पैरोट में इसकी आयु होती है लगभग 140 वर्ष। ठीक है। ऐसे ही घोड़ा होता है, उसकी 60 से 70 वर्ष की आयु होती है। गाय होती है, उसकी 30 से 35 वर्ष की आयु होती है। अब हमें इसमें मुख्य चीज ये देखनी है कि कौवा है और तोता है, इन दोनों के शरीर की बनावट कैसी है, क्या है, आकार कैसा है। कौवे का आकार बड़ा है, तोता होता है उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। लेकिन दोनों की आयु देखो आप, एक की क्या है 15 से 20 वर्ष है, दूसरे कितनी लगभग 40 वर्ष। अब प्रश्न ये बनता है कि कोई भी प्राणी होता है उसकी जो जीवन अवधि होती है वो उसके आकार पर निर्भर करती है या किसी और पर निर्भर करती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राणी होता है उसकी आयु होती है उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है, उस प्राणी के शरीर की जटिलता पर निर्भर करती है कि प्राणी का शरीर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, जटिलता कैसी है। उस जटिलता के आधार पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर किसकी जटिलता ज्यादा है, पैरोट होता है उसकी जटिलता ज्यादा है, तो उसकी आयु कितनी होगी 120 वर्ष, 140 वर्ष होगी, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात हम आगे की बात पढ़ते हैं जो आएगा पुष्पी पादपों में प्रजनन की क्रिया। क्या पढ़ेंगे, पुष्पी पादपों में प्रजनन की क्रिया। यहां से हमारा मुख्य पॉइंट चालू हो जाता है। अब देखो पुष्पी पादप क्या होते हैं, आवर्त बीजी क्या होते हैं, आवर्त बीजी पादपों में जनन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, यानी आवर्त बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म पादपों में। अब यहां पर आवर्त बीजी पादप का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म, यानी वे पादप जिनमें भ्रूण या बीज के ऊपर क्या होता है, आवरण होता है। नाम से पता चल रहा है, संधि विच्छेद कर लो, आवर्त बीजी, यानी जिनके बीज के ऊपर क्या होता है, आवरण होता है, वो क्या कहलाते हैं, आवर्त बीजी पादप। इन आवर्त बीजी पादपों में पुष्प उत्पन्न करने की क्या होती है, विशेषता होती है। इसलिए आवर्त बीजी पादपों को हम क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप। ध्यान देने की बात है, आवर्त बीजी का मतलब हो गया जिनके बीज के ऊपर क्या होता है, आवरण पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, एक तो होता है आवर्त बीजी, एक होता है अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी का मतलब होगा इसके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, और जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है क्या कहेंगे, आवर्त बीजी। अब आवर्त बीजी का मुख्य गुण क्या है हमारे पास यहाँ, पुष्पी पादप। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन आवर्त बीजी पादपों में पुष्प उत्पन्न करने का क्या होता है, गुण होता है। यहाँ ध्यान से पढ़ना हम लोग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, पुष्पी पादप। ठीक है, अभी पुष्पी पादप है, आवर्त बीजी पादप है, इनमें एक मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया का मतलब है इनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण। ध्यान देने की बात है, पीढ़ी एकांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखना पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। पीढ़ी एकांतरण यानी इसमें मुख्य पादप यानी दो चक्रों में होता है। क्या होता है, आवर्त बीजी पादप होते हैं, उनमें मुख्य पादप होता है, वो दो चरणों में चलता है, यानी दो चक्र होते हैं उसके जीवन चक्र के। आवर्त बीजी या पुष्पी पादप होते हैं, उसके जीवन में दो चक्र पूर्ण होते हैं। कितने चक्र, दो चक्र पूर्ण होते हैं। एक चक्र है जिस चक्र का नाम है, यहां पर ध्यान देने की बात है, बीजाणुद्भिद। क्या है, बीजाणुद्भिद।
इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। और दूसरी इसकी जो क्रिया होती है, चक्र होता है, उसका नाम है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद यानी गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट ये दो अवस्था हो गई। अब इन दोनों अवस्थाओं में देखना ध्यान से बात है, पीडी एकांत बता रहा हूं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद संरचना। ये बीजाणुद्भिद होता है, ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब हो गया यहां पर जो कोशिका होती है वो क्या होती है? 2n। क्या होती है? 2n। इस 2n का मतलब होता है द्विगुणित कोशिका। क्या होता है? द्विगुणित कोशिका। ठीक है, ध्यान रखना है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट यानी 2n यानी द्विगुणित कोशिका है। इस द्विगुणित कोशिका से पादप में क्या बनता है, यानी इसकी मुख्य अवस्था क्या होती है? बीजाणुद्भिद। पादप का मुख्य भाग कौन सा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। तो इसमें इस बीजाणुद्भिद से क्या होता है? एक तो बनता है क्या हमारे पास? मूल बनती है, यानी किस किस के रूपांतर है? मूल। ठीक है ना, तना और पत्ती, ये तीन मुख्य भाग जो निरूपित होते हैं वो किससे होते हैं? बीजाणुद्भिद संरचना से होते हैं। ठीक है, ये कैसी संरचना है? 2n है। अब ध्यान देने की बात यह है हमारे पास कि जब बीजाणुद्भिद पादप में पुष्प आ जाता है, क्या होता है? पर्वों का रूपांतर के पुष्प का निर्माण हो जाता है। पुष्प में क्या बनते हैं? युग्मकों का निर्माण होता है। यानी यहां पर इस बीजाणुद्भिद में क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ध्यान देने की बात है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका क्या हो जाती है? आधी होती है। तो यहाँ 2n का मतलब क्या हो गया? द्विगुणित है, तो इसकी आधी कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n। क्या आ जाएगा? n। n का मतलब क्या हो गया? अगुणित। क्या हो गया? अगुणित। अगुणित नर युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मकोद्भिद कहलाता है। क्या होता है? युग्मकोद्भिद। अब कितनी अवस्था हो गई इसमें? एक बीजाणुद्भिद अवस्था हो गई और एक युग्मकोद्भिद अवस्था हो गई।